मेरी वाइफ अपने फर्स्ट लव के साथ भाग गई, लेकिन मेरे लिए बिलियंस की विरासत छोड़ गई। मुझे रोते हुए उस बैंक बैलेंस को इनहेरिट करना पड़ा जो एक फ़ोन नंबर जितना लंबा था। और फिर मैंने पूरे 70 सालों तक एक शानदार लाइफ जी। कोई 9 to 5 जॉब नहीं, कोई बॉस का चाटा खाना नहीं। मेरी रोज़ की सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि ये पैसे खर्च करने पर और ज़्यादा कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं 100 साल की उम्र में शांति से मरा, तब भी मैं यही सोच रहा था कि बिना कुछ किए अमीर पत्नी के पैसों पर जीना कितना मज़ेदार था। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल मैं 70 साल पीछे रीबर्थ ले लूंगा। एंगेजमेंट के दिन मेरे डैड ने कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। सू वैंग क्वीन के दिल में वो ली जिंग हुई बसा है, लेकिन हमारी टियान फैमिली की फंडिंग के लिए क्या तुम इस शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक अमीर औरत जिसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मुझे अमीर और आज़ाद बना रही है। इस बारे में एक सेकंड भी सोचना पैसों की बेइज्जती होगी। डैड हैरान थे, तुम इतनी जल्दी मान गए? पिछले वीक तो तुम कह रहे थे कि तुम सन्यासी बन जाओगे, लेकिन उस एक्सप्रेशनलेस लड़की से शादी नहीं करोगे। मैंने कहा, डैड इंसान बड़ा होता है। मुझे अचानक से रियलाइजेशन हुआ है, प्यार जरूरी है लेकिन फ्रीडम की कीमत और भी ज्यादा है। हमारी फैमिली बिजनेस के लिए इतना पर्सनल सैक्रिफाइस तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी सू वैंग क्विंग ने मुझे देखा और मन में सोचा, टियान गो तुम जिंदा हो। क्या भगवान ने मेरी दुआ सुन ली? मुझे वापस उस टाइम में भेज दिया जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। पिछली लाइफ में मैंने उस फेक फर्स्ट लव के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस लाइफ में मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगी। वो मेरी तरफ आ रही थी, वो एक किलर ऑरा के साथ आ रही थी। हालांकि वो बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि उसका हर कदम मुझे कुचलने की प्लानिंग कर रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या वो मुझे थप्पड़ मारने वाली है या सीधा गला दबाने वाली है? बॉस सू, चेहरे पर मत मारना, मुझे इसी चेहरे के दम पर फ्री की रोटियां तोड़नी है। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हबी इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। ये स्माइल मुझे ऐसी क्यों लग रही है जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। खैर, जब तक मेरी विरासत खतरे में नहीं है, मुझे खा भी ले तो चलेगा। लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी। बॉस सू, आराम से बात करते हैं। हालांकि मैंने खुद को आपकी फैमिली को बेच दिया है, लेकिन मैं अपना टैलेंट बेचता हूं, बॉडी नहीं। हाँ, अगर पैसे बढ़ा दो तो बात अलग है। बॉस सू का माइंड चेंज होने से रोकने के लिए और अपनी रिटायरमेंट पॉलिसी को जल्दी एक्टिवेट करने के लिए अगली सुबह मैं ठीक से ब्रश भी नहीं कर पाया और उसे घसीटकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले आया, जहां से पैसों की पवित्र महक आ रही थी। बॉस सू, मेरा मतलब है वाइफ सू, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैं लीगली काम पर लग गया हूं। तो क्या अब हम दोनों अपने अपने घर जाएं और उस एक्सीडेंट के होने का इंतजार करें? उसने कहा, टियान गो, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अब मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बनकर इसकी भरपाई करूंगी। हम तुम्हारे उस बड़े वाले फ्लैट में रहेंगे। मैं आज रात ही वहां शिफ्ट हो रही हूं। क्या एक साथ रहेंगे? मैंने सोचा था सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं अपनी लग्जरी लाइफ को आराम से एंजॉय करूंगा। लेकिन बॉस सू मुझे दिखाना चाहती थी कि एक परफेक्ट वाइफ कैसी होती है। मैडम, ये कौन सी कुकिंग है? तुम तो घर में न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हो। उसने कहा, हबी मैं तुम्हारे लिए कोला चिकन विंग्स बनाना चाहती थी, लेकिन इस पैन का अपना ही अलग प्लान था। वो अचानक से फट गया। पैन का प्लान था कि वो मरना चाहता है। ली जिंग हुई अभी तक वापस नहीं आया है। क्या तुम मुझे फिजिकल मेथड से मारकर अपनी विरासत बचाने का प्लान बना रही हो? बस करो बॉस सू, परेशान मत हो। हम गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं कुछ भी खाकर काम चला लूंगा। उसने मन में सोचा, पिछली लाइफ में मैंने कभी इसके हाथ का बना खाना नहीं खाया था, तो घर का स्वाद ऐसा होता है। मैंने सोचा, इस टमेटो एंड एग डिश में मैं शुगर डालना भूल गया था, फिर भी वो इसे ऐसे खा रही है जैसे ये कोई मिशलिन 3 स्टार डिश हो। खत्म। टियानगो, होश में आओ, उसके इस इनोसेंट लुक में मत फंसना। तभी उसने कहा, टियानगो, आज ली जिंग हुई ने मुझे कॉल किया था। आ गया, मेन ड्रामा आ गया। फर्स्ट लव फाइनली ऑनलाइन आ गया है। जल्दी बताओ कि तुम उसके पास जा रही हो और मेरे मुंह पर एक चेक फेंक कर मारो और मुझे दफा हो जाने के लिए कहो। लेकिन उसने कहा, मैंने उसे दफा कर दिया और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। नानी, बॉस सू, तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रही हो? वो तुम्हारा फर्स्ट लव है, कोई डस्टबिन नहीं। रात को उसने कहा, हबी आज रात बिजली कड़क रही है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? मैंने कहा, मेरे पास मत आना। उसने कहा, बाहर सच में बिजली कड़क रही है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने सोचा, बिजली? बॉस सू, तुम अंधी हो क्या? आज रात चांद एक बड़ी सी रोटी की तरह गोल और चमक रहा है। तुम क्लियरली मेरी बॉडी पर नजर गड़ाए हुए हो। अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो मेरा आराम से जिंदगी जीने का मास्टर प्लान कैसे पूरा होगा? क्लिक की आवाज आई, वो अंदर आ गई। ये मूवमेंट इतनी स्मूथ कैसे हैं? क्या इसे ही अमीर औरतों का जबरदस्ती करना कहते हैं? उसने कहा, इस दरवाजे के अंदर आने के बाद तुम मेरे हो। उसने दरवाजा लॉक कर दिया। खत्म, सब खत्म। ये तो कमरे में बंद करके कुत्ते को पीटने वाली बात हो गई। नहीं, कमरे में बंद करके टियानगो को पीटने वाली बात नहीं। अगर मैंने फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया तो मैं पक्का हार जाऊंगा। मुझे अपना दिमाग लगाना होगा। मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जिससे उसका सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। बॉस सू, चलो टीम रूल्स बनाते हैं। ये डंडा हमारी बॉर्डर लाइन है। मेरी ये मोटी सी जैकेट देख रही हो? इसे फिजिकल इंसुलेटर कहते हैं। मैं नहीं मान सकता कि तुम एक मोटे से भालू को देखकर भी एक्साइटेड हो सकती हो। उसने कहा, ठीक है हबी।
बहुत बढ़िया, अगर मैं बिना सोए डटा रहा तो ये रात शांति से गुजर जाएगी। टियानगो, हिम्मत मत हारना, तुम वो इंसान हो जो बिलियंस के लिए लड़ रहा है। रात के 2 बज चुके थे, वो सो गई होगी ना? लेकिन मुझे अपने पीछे से एक किलर ऑरा क्यों महसूस हो रहा है? वो आ गई। ये तो ड्रैगन स्विंग मूव है। गले लगना। बचाओ, क्या ये गले लगना है? ये तो सीधा नेक लॉक है। नंगे पैर और मेरी मोटी जैकेट के आर पार भी मैं उसकी सॉफ्टनेस फील कर सकता हूँ। रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। वो बिलियंस की विरासत है। मैं सिर्फ थोड़ी सी ब्यूटी के लिए पिघल नहीं सकता, लेकिन उसकी महक कितनी अच्छी है। क्या यही पैसों की खुशबू होती है? अगली सुबह उसने कहा, गुड मॉर्निंग हबी, रात को नींद अच्छी आई? मैंने कहा, बहुत अच्छी। ऐसा लगा जैसे रात भर मैं कपड़ों के साथ क्रॉस कंट्री रेस दौड़ रहा था। क्या ये औरत कोई सक्यूबस है? वो सोकर उठी तो एकदम ग्लोइंग लग रही थी, और मैं सोकर उठा तो मेरी हड्डियां टूटने वाली थी। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का पिघल जाऊंगा। मुझे प्लान बी स्टार्ट करना होगा। उसे मुझसे नफरत करवानी होगी। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अंधाधुंध पैसे उड़ाता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। कोई भी औरत ऐसे बेकार इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाइफ, चूंकि अब तुम मुझे पाल रही हो तो क्या मुझे थोड़ी पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं पहले ही 10 मिलियन मांगूंगा जिससे वो डर जाए। उसे पता चलना चाहिए कि मुझे पालना एक ब्लैक होल को भरने जैसा है। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट इन्फिनिट है और पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। क्या बकवास है? इन्फिनिट लिमिट? स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी। तुम्हें मुझे मुफ्तखोर कहना चाहिए था और फिर मेरे मुंह पर पैसे फेंककर मुझे बेइज्जत करना चाहिए था। क्या इतना काफी है? अगर नहीं तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर सीधे तुम्हारे अकाउंट में कुछ बिलियंस ट्रांसफर करवा देती हूँ। क्या एक अमीर औरत द्वारा पाले जाने की फीलिंग ऐसी ही होती है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो और तुम मुझे पैसों से दबाना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम्हारी देने की हिम्मत है तो मेरी भी खर्च करने की हिम्मत है। मैं जाकर इस गली का आधा कचरा खरीद लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा टेस्ट कितना घटिया है और मैं कितना बड़ा मनी वेस्टर हूं। ये जगह बेवकूफों को लूटने के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया, यहाँ हर जगह फेक आइटम्स भरे पड़े हैं। ये ब्लैक कार्ड को बर्बाद करने और अपनी बेवकूफ़ी दिखाने की परफेक्ट जगह है। दुकानदार ने कहा, बॉस, आपकी नज़र बहुत तेज़ है। ये एकदम ताज़ा खुदाई से निकला है। मैंने कहा, बकवास बंद करो। बस ये टूटा हुआ मटका और वो टूटी हुई टाइल्स का ढेर दे दो। मुझे सब चाहिए। ये चीज़ किसी मुर्गी के दड़बे से निकले हुए खाने के बर्तन जैसी लग रही है। इसे खरीदकर करोड़ों की मैंशन में रखूंगा। सू वॉन्गचिंग इसे देखेगी तो पक्का मेरे घटिया टेस्ट से नफरत करेगी। 5 मिलियन का कार्ड स्वाइप करो। चेंज रखने की जरूरत नहीं है। दुकानदार चौंक गया। 5 मिलियन? अरे बाप रे! बॉस, थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसे पैक कर देता हूं। सोने को पैक नहीं किया जाता। मैंने 5 मिलियन में एक टूटा हुआ बर्तन खरीदा है। सू वॉन्गचिंग, अब मैं देखता हूं तुम मेरी कैसे तारीफ करती हो। तुम्हें पक्का लगेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और तुम अपना ब्लैक कार्ड वापस ले लोगी। वाइफ, देखो, ये आज का मेरा शिकार है। 5 मिलियन में खरीदा है। कैसा लगा? क्या इसमें एक हिस्टोरिकल फीलिंग नहीं है? जल्दी मुझे डांटो, मुझे पैसे बर्बाद करने वाला कहो, मुझे बिना टेस्ट का इंसान कहो, और फिर इस टूटे हुए मटके को बाहर फेंक दो। उसने कहा, इस मिट्टी का रंग, इसकी खुशबू। बॉस सू, क्या मैं इसे थोड़ा साफ करके देखूं? मैंने सोचा, एक्टिंग और एक्टिंग करो। ये तो सुअरों के खाने का बर्तन है ना? क्या साफ करने से ये फूल बन जाएगा? ओह माय गॉड, ये तो सॉन्ग डायनेस्टी के रू किल्न का मास्टरपीस है। गोल्ड थ्रेड, आयरन वायर, पर्पल रिम, आयरन फुट। ये तो नेशनल ट्रेजर लेवल का एंटीक है। मैंने कहा, क्या बकवास है? रू किल्न, क्या ये सुअर का बर्तन था? एक्सपर्ट ने कहा, दामाद जी, इसका पिछला पीस सॉथबीज ऑक्शन में 80 मिलियन में बिका था। हालांकि इसमें थोड़ा डैमेज है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन है। और असल में तो ये प्राइसलेस है। 50 मिलियन? मैंने 5 मिलियन खर्च किए थे ताकि मेरा नुकसान हो, और बदले में मैंने 10 गुना मुनाफा कमा लिया। हे भगवान, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खेलने आए हो? क्या एक पैसे बर्बाद करने वाला इंसान बनना इतना मुश्किल है? सू वॉन्गचिंग ने कहा, हबी, मुझे पता था कि तुम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे। तुम तो बाहर से बेवकूफ और अंदर से जीनियस हो। तुम तो हिडन ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे। तुम्हारी नज़र उन एक्सप्लोट अप्रेजर्स से भी ज्यादा तेज है। मैंने मन में सोचा, तारीफ मत करो प्लीज, मेरी तारीफ मत करो। मैंने सच में पैसे बर्बाद किए थे। मैंने तो बस तुक्का मारा था। मुझे 50 मिलियन प्रॉफिट नहीं कमाना था। मुझे 5 मिलियन का लॉस चाहिए था। अली पेपर 50 मिलियन आ गए। उसने कहा, चूंकि तुमने ये 50 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है तो इसे अपनी पॉकेट मनी समझो। दिल खोल कर खर्च करो। फैमिली के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे मार डालो, जितना खर्च कर रहा हूं उतना ही बढ़ रहा है। ये पैसे खर्च करने पर बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या यही अमीरों का दर्द है? मुफ्त की रोटी खाकर मेरा पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे भड़ास निकालनी है। मुझे अपनी इस घटिया किस्मत को पसीने में बहाना होगा। उसने कहा, हबी, पसीने में तुम बहुत सेक्सी लगते हो। व्हाट द हेल, ये नजर, अभी तो मैं पैसों के अटैक से बचा था, क्या अब मुझे फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा? मैंने कहा, वाइफ, तुम अंदर कैसे आ गई? उसने कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा तो सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। हेल्प? मुझे तो लग रहा है तुम मेरा मर्डर करना चाहती हो।
मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी चेस्ट मसल्स ट्रेन करनी है, मुझे वेट्स उठाने हैं। मर्दों को खुद पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसने कहा तो मैं तुम्हें स्पॉट करती हूँ, ध्यान रखना कहीं दांतों पर ना लग जाए। मैंने सोचा गलती कर दी, ये एंगल तो और भी खतरनाक है। अगर मैंने आंखें खोली तो मैं उसके ऑरा में भस्म हो जाऊंगा। नहीं, ये मैं वेट्स थोड़ी उठा रहा हूँ, ये तो मेरे हार्ट पेसमेकर का टेस्ट हो रहा है। रिट्रीट, मुझे भागना होगा। मैंने कहा मैं अपने कमरे में नहाने जा रहा हूँ। उसने कहा भाग क्यों रहे हो? वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो मसल्स अजीब हो जाएंगी, थोड़ा बर्दाश्त करो। ये स्ट्रेचिंग कहाँ है, ये तो मार्शल आर्ट्स की सबमिशन मूव है। क्या पिछली लाइफ में तुम शाओलिन टेम्पल से ट्रेनिंग लेकर आई हो? उसने कहा अभी तुम्हारी बॉडी बहुत स्टिफ है, अब से रोज रात को मैं तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करूंगी। रिलैक्स? क्या रिलैक्स? मेरी बॉडी एकदम फाइन है, मैं और वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। बहुत भयानक, ये औरत तो एक मीठा जाल है, एक सख्त लौंडा भी उसके इस कॉम्बो मूव के आगे पानी पानी हो जाएगा। लगता है फिजिकल डिफेंस और पैसे बर्बाद करने वाली स्ट्रैटेजी पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब मुझे अपना अल्टीमेट मूव चलना होगा। बॉसू, अगर तुम्हें मेरे पैसे बर्बाद करने से प्रॉब्लम नहीं है और मेरी स्टिफ बॉडी से भी दिक्कत नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरे बाहर किसी और औरत के पास जाने से डर नहीं लगता? मेरी रिसर्च के हिसाब से किसी अमीर औरत से छुटकारा पाने का सबसे फास्ट तरीका पैसे बर्बाद करना नहीं है, बल्कि चीटिंग करना है। मैं आज हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ा रहा था। कौन सी ड्रिप? तुम्हारी यादों की ड्रिप। वाह, ये लाइन तो बहुत ही क्रिंज है। क्या ये काम करेगी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर बेशरम नहीं बनूंगा तो प्लेबॉय कैसे कहलाऊंगा? टियानगू, इस क्रिंज को बर्दाश्त करो, फ्रीडम के लिए सेंड। अगली सुबह मैंने खुद को ऐसे सजाया जैसे मैं चलता फिरता कैश हूं और उस बैटलफील्ड में पहुंच गया जहां ग्रीन टी लड़कियों की महक थी। टियान ब्रदर, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से इंतजार कर रही थी। बचाओ, इस आवाज में शुगर लेवल बहुत हाई है, मेरा इंसुलिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने कहा शाओरो, कुछ दिन नहीं मिले लेकिन तुम्हारे हाथ अभी भी कितने सॉफ्ट हैं। उसने कहा ब्रदर तुम बहुत नॉटी हो, अगर सिस्टर इन लॉ को पता चला तो क्या वो गुस्सा नहीं होंगी? पक्का, ये एक टॉप लेवल ग्रीन टी है, इसका ये रिवर्स साइकोलॉजी वाला मूव एकदम परफेक्ट है। मैंने सोचा वाइफ गुस्सा होगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उल्टी आने वाली है। सच में मुझे खुद को रोकना होगा, अभी उल्टी करने का टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आया है, चीटिंग का सॉलिड प्रूफ बनाना। जैसे ही ये फोटो सू वॉन्चिंग को भेजूंगा मेरा प्लेबॉय कैरेक्टर एकदम सेट हो जाएगा। परफेक्ट, ये फोटो और ये कैप्शन सू वॉन्चिंग को गुस्से से फाड़ने के लिए काफी है। वो मुझे रातों रात घर से धक्के मारकर निकाल देगी। वाइफ, मैं आ गया। रास्ते में एक डेजर्ट शॉप मिली, वहां का टेस्ट बहुत अच्छा था और वहां की ओनर भी बहुत फ्रेंडली थी। उसने कहा वो औरत कौन है? क्या ये तुम्हारी गुस्सा दिलाने की नई ट्रिक है? अभी तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया कब से हो गया? उसने अपने असिस्टेंट से कहा सिंडी, वेस्ट स्ट्रीट वाली उस स्वीट आर्ट शॉप का पता लगाओ, कल सुबह मुझे उसके प्रॉपर्टी पेपर्स अपनी डेस्क पर चाहिए। मैंने सोचा नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं, कहानी इस तरफ नहीं जानी चाहिए। तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालना चाहिए, मुझे घटिया इंसान कहना चाहिए। तुम उसकी दुकान क्यों खरीद रही हो? तुम मोनोपोली बना रही हो। उसने कहा और हाँ, आगे से बाहर जाते समय अपने कपड़े ठीक से पहना करो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को देखे। खत्म। एनिमी के पास हद से ज्यादा पैसा होने के कारण मेरा प्लेबॉय प्लान फेल हो गया। मैंने तो बेचारी जियांगरो के लिए यमराज को बुला लिया है। जियांगरो, आई एम सॉरी, जल्दी भाग जाओ। कल का ग्रीन टी प्लान भले ही फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज ओल्ड मैंशन में डिनर के लिए जाना है। ये प्लान सी है, सोशल डेथ का सबसे बढ़िया मौका। मैं उस स्ट्रिक्ट बुढ़े के सामने अपना सबसे गवार और बदतमीज रूप दिखाऊंगा। सू वॉन्चिंग जैसी हाई क्लास लड़की डिनर टेबल पर पैर खुजाने वाले गवार आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने पूछा हबी, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम कांप क्यों रहे हो? मैंने कहा ठंड नहीं, बस खुजली हो रही है, बहुत दिन से नहाया नहीं हूं, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पर मशरूम हो गाएंगे। मैंने सोचा कैसा लगा? गंदा लगा ना? जल्दी मुझसे नफरत करो। उसने कहा कोई बात नहीं, घर जाकर मैं तुम्हें नहला दूंगी। ये भी बर्दाश्त कर लिया? बॉस सू, तुम्हारी बर्दाश्त करने की लिमिट क्या मैरियाना ट्रेंच जितनी गहरी है? गाड़ी में तो बस ट्रेलर था, असली शो तो अब शुरू होगा। डैड ने कहा चूंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो बड़ों की तरह बिहेव करो। मैंने सोचा मैं खाना खाते हुए पैर खुजाऊंगा, देखता हूं तुम खाना कैसे खाती हो। डैड चिल्लाए अपने पैर नीचे रखो। मैंने कहा वाकई बहुत स्वादिष्ट है। डैड आप भी एक बाइट लीजिए, बिना हाथ धोए खाने में ही असली स्वाद है। डैड भड़क गए, बदतमीज, हमारी टियान फैमिली में तुम जैसा भुक्कड़ कैसे पैदा हो गया? वान किंग यहीं बैठी है, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, अब ये शादी पक्का टूट जाएगी। मैंने मन में सोचा देखा बॉसू, ये है तुम्हारा हस्बैंड, एक गवार, बदतमीज और जाहिल इंसान। जल्दी से टेबल पलटो और चली जाओ, कहो कि तुम अंधी हो गई थी। उसने कहा हबी ने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया है, इसलिए उसे इतनी भूख लगी है।
उसने मन में सोचा, पिछली लाइफ में वो मेरी इज्जत बचाने के लिए हमेशा बहुत तमीज से खाता था, जबकि उसे बड़े बड़े बाइट लेकर मीट खाना पसंद है। इस लाइफ में मैं उसे वैसा ही रहने दूंगी जैसा वो है। उसने कहा, ये लॉबस्टर अच्छा है, इसे ट्राई करो। डैड ने कहा, वान किंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गंवार है? उसने कहा, डैड, मुझे लगता है कि टियानगो बहुत रियल है, कोई दिखावा नहीं करता। अपने ही परिवार के सामने नाटक करना तो हिपोक्रेसी है। मुझे उसका ऐसे मजे से खाना बहुत पसंद है, इसमें बहुत मैनली फील है। मैंने सोचा, मैनली फील? ये तो साफ साफ पसीने की बदबू है। बॉस्सू, पक्का तुम्हारे टेस्ट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। डिनर टेबल प्लान फेल होने के बाद बुढ़े ने हमें स्टडी रूम में बुलाया। बहुत बढ़िया, लगता है अब फैमिली पनिशमेंट मिलने वाली है। डैड ने कहा, नाकारा लड़के, आज वान किंग के सामने ये तुमने कैसा बर्ताव किया? दिन भर आवारागर्दी करते हो, ऑफिस नहीं जाते, बस खाना पीना और ऐश करना आता है। क्या तुम पूरी टियान फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? मैंने कहा, बिल्कुल डैड, आपने एकदम सही कहा। मैं एकदम बेकार इंसान हूं जो सिर्फ पैसे बर्बाद करता हूं। मैंने मन में सोचा, सुना बॉस्सू, ये एक ऑफिशियली सर्टिफाइड बेकार इंसान है, जल्दी मुझसे डिवोर्स ले लो। उसने कहा, डैड, टियानगो को काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी कंपनी ही उसकी कंपनी है। अगर वो टियान फैमिली को बर्बाद भी कर दे तो भी सू फैमिली उसे पाल सकती है। डैड हैरान थे, तुम क्या कह रही हो? मैंने सोचा, मैडम, ये तो अंधा प्यार है। तुम मुझे बिगाड़ रही हो, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। नहीं, तुम मुझे ऐसा बना दोगी कि मैं कभी मेहनत ही नहीं करना चाहूंगा। उसने कहा, अब से मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसे बेकार कहे। उसका काम सिर्फ खुश रहना है। पैसे कमाने और घर चलाने का सारा मुश्किल काम मैं करूंगी। खत्म, सब पूरी तरह से खत्म। ये पेरेंट्स से मिलना कहाँ था, ये तो मुफ्त खोरों का कोरोनेशन सेरेमनी चल रहा है। डैड, आपके बेटे का कुछ नहीं हो सकता। ये मुफ्त की रोटियां जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसी जा रही हैं। कल रात पेरेंट्स से मिलने वाली ट्रेजेडी के बाद मुझे गहराई से एहसास हुआ कि सू वान किंग की नज़रों में मैं जो भी करता हूं सब सही है। यहां तक कि अगर मैं सबके सामने पैर भी खुजाऊं तो वो उसे मेरी रियल पर्सनैलिटी मान लेती है। लगता है नॉर्मल बदतमीजी अब काम नहीं करेगी। सुबह उसने नोट छोड़ा, हबी, मैं पैसे कमाने जा रही हूं, ब्रेकफास्ट टेबल पर है, तुम्हारी लविंग वान किंग। मैंने सोचा, लविंग? जब मैं तुम्हें पक्के तौर पर धोखा दूंगा तब देखता हूं तुम कैसे प्यार करती हो। मैं उस जियांग रो के पास जाऊंगा, मैं उसके साथ चक्कर चलाऊंगा, मैं पूरी दुनिया के सामने सू वान किंग की बेइज्जती करूंगा। इसलिए मैं दोबारा उस डेजर्ट शॉप में गया जिसे सू वान किंग ने खरीद लिया था। हालांकि दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े थे, लेकिन इससे मजा और बढ़ गया। इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा, समझे? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ जगह होती है। जियांग रो रोते हुए कह रही थी, वो राक्षसी औरत बहुत खतरनाक है। उसने सिर्फ मेरी दुकान ही नहीं खरीदी, बल्कि मुझसे एक अग्रीमेंट भी साइन करवा लिया है। मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। उसने मुझे यहाँ 10,000 प्लेट्स धोने की सजा दी है। मैंने कहा, श्योर हो? अभी भी काम कर रही हो? तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। उसने कहा, बॉस टियान, आप यहाँ कैसे? सिस्टर इन लॉ तो नहीं आई ना? मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो और मेरे प्लान में साथ दो। ये बैग तुम्हारा हो जाएगा और आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। उसने मन में सोचा, ये एक ट्रैप है, ये पक्का ट्रैप है। बॉस सू पक्का कहीं बैठकर सीसीटीवी देख रही होंगी। अगर मैंने ये बैग लिया तो कल मुझे सीमेंट के पिलर में डालकर समंदर में फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा, क्या कहती हो? उस शेरनी के साथ रहने में क्या रखा है? मेरे साथ ऐश करो। उसने मन में सोचा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे आपको धोखा देना ही पड़ेगा। उसने जोर से कहा, बॉस टियान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सच में हिम्मत नहीं है। हालांकि जियांग रो थोड़ा डर रही थी, लेकिन पैसों के लालच में आकर आखिरकार उसने वो बैग ले ही लिया। जैसे ही उसने बैग लिया, मेरा उसके साथ अफेयर का नाटक सच हो गया। कार्ड स्वाइप करते वक्त मैसेज पक्का सू वान किंग के फोन पर गया होगा। अब बस सू वान किंग के चाकू लेकर घर आने का इंतजार है। हबी, मैं आ गई, वो सबूत लेकर आ गई है। वो पक्का मुझसे पूछेगी कि मैंने उस चुड़ैल को बैग क्यों दिया। जल्दी वो बैग मेरे मुंह पर मारो। उसने कहा, तुम कितने प्यारे हो, तुमने सरप्राइज देना भी सीख लिया। मैंने कहा, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? उसने कहा, दोपहर में जियांग रो मुझसे मिलने कंपनी आई थी, उसने मुझे ये बैग दिया। उसने कहा कि तुम खुद उस दुकान पर गए थे और इसे मेरे लिए एक सरप्राइज के तौर पर चुना था, लेकिन तुम थोड़े शाय हो और मुझे डायरेक्ट देने में शर्मा रहे थे, इसलिए तुमने उसे मुझे देने को कहा। मैंने मन में सोचा, जियांग रो, मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख का बैग खरीदा और तुमने मुझे ही बेचकर क्रेडिट ले लिया। क्या तुम सू वान किंग की कोई अंडरकवर एजेंट हो? उसने कहा, हबी, मुझे पता है कि पुरानी बातों की वजह से तुम अभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में शर्माते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। मैंने कहा, पसंद है तो अच्छी बात है। मैं मरना चाहता हूँ। पैसे खर्च हो गए, मेरा कैरेक्टर भी खराब नहीं हुआ और उल्टा हमारा रिलेशनशिप और मजबूत हो गया। इस मुफ्त की लोटी में पक्का जहर है। ली जिंग हुई, वो फेमस फर्स्ट लव, वो आदमी जिसने पिछली लाइफ में सू वान किंग को इतनी तकलीफ दी थी, वो आखिरकार देश वापस आ गया। मेरा सेवियर आखिरकार आ गया। उसने कहा, टियानगो, मुझे पता है कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि वान किंग और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर तुम समझदार हो तो खुद पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा, ब्रदर जिंगहुई, आखिरकार तुमने ये बात कह ही दी। पैसों की कोई बात नहीं है। सच बताऊं तो मैं उस राक्षसी, मेरा मतलब है बॉस सू के जुल्मों से तंग आ चुका हूं। तुम जल्दी उसे यहां से ले जाओ।
वो हैरान था और मन में सोचा, इस आदमी को क्या हो गया है? क्या इसे गुस्से में मुझ पर चाय फेंकनी चाहिए थी? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी वाइफ को पैक करके मुझे गिफ्ट कर रहा हो। मैंने कहा, मुझे पता है तुम अभी वापस आए हो, शायद तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी। ये कार्ड रख लो, इसमें करोड़ों की लिमिट है, जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। जाओ वॉन किंग के लिए बैग्स, डायमंड रिंग्स, यॉट खरीदो, जितनी रोमांटिक चीजें कर सकते हो करो। अगर तुम उसे पढ़ा लेते हो तो समझो ये कार्ड मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, तुम ये लड़ाई हार नहीं सकते। मेरी आगे की आज़ाद जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। ली जिंगहुई को मना लिया, अब बस सू वॉन किंग को बेवकूफ़ बनाना था। मैंने शहर के सबसे लग्जरी कपल्स मूवी थिएटर को पूरी तरह से बुक कर लिया और उनके सालों बाद मिलने का एक पूरा सीन सेट कर दिया। आज रात उनके पुराने प्यार की आग फिर से जलेगी। सू वांगक्वेंग ने आकर पूछा, हबी तुमने मुझे कौन सा सरप्राइज देने के लिए कहा था? ली जिंगहुई सामने आया। वांगक्वेंग, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? तियानगो कहाँ है? उसने जवाब दिया, तियानगो, वो बेकार इंसान तो पैसे लेकर भाग गया। वांगक्वेंग, मुझे पता था कि तुम मुझे अभी तक नहीं भूली हो। चलो आज रात एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने छुपकर देखते हुए सोचा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ली जिंगहुई, आगे बढ़ो, उसे गले लगाओ, उसे किस करो। पूरी सिचुएशन परफेक्टली सेट हो चुकी है। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो मेरे बुकिंग के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सू वांगक्वेंग ने कहा, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना, दफा हो जाओ यहाँ से। ली जिंगहुई भड़क गया, सू वांगक्वेंग नाटक क्यों कर रही हो? उस डरपोक तियानगो ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। देखो ये वो कार्ड है जो उसने मुझे दिया है। सू वांगक्वेंग ने मन में सोचा, ये तो वो कार्ड है जो मैंने तियानगो को दिया था। तियानगो ने मुझे इस आदमी के हरासमेंट से बचाने के लिए अपनी पॉकेट मनी तक इसे दे दी। तो मेरा हबी मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहा था। भले ही मुझे गलतफहमी हो जाए, लेकिन वो मुझे इस घटिया इंसान से दूर रखना चाहता था। मैंने दूर से सोचा, बहुत बढ़िया, उसके मुंह पर पैसे मारो, उससे बताओ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, प्लान सक्सेस हो रहा है। मैं बाहर निकला। वाइफ, क्या इत्तेफाक है, तुम भी मूवी देखने आई हो? उसने कहा, हब्बी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैंने कहा, तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने अभी अभी एक फ्री का ड्रामा देखा है और पॉपकॉर्न भी खाए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने गुस्से में कहा, ली जिंगहुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की, और तुमने उसकी पॉकेट मनी भी ले ली। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तियानगो को परेशान करने का अंजाम बैंक्रप्सी से भी भयानक होता है। ली जिंगहुई ने सोचा, मुझे अपनी पीठ पर इतनी ठंडी हवा क्यों महसूस हो रही है? मैंने ली जिंगहुई से कहा, ली जिंगहुई, हालांकि कल तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत घटिया थी, लेकिन मैंने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। ये सू ग्रुप का अगले क्वार्टर का नया प्रोडक्ट है। इसका कोड ले जाओ, इसे कॉपी करो, इसे लॉन्च करो, सू ग्रुप को बर्बाद कर दो और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ली जिंगहुई ने पूछा, क्या तुम सच में सू फैमिली को बर्बाद करने में मेरी मदद करोगे? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मैंने कहा, क्या मिलेगा? मुझे शांति मिलेगी। मैं उस औरत की कंट्रोल करने की आदत से तंग आ चुका हूँ। मैं बस डिवोर्स के पैसे लेकर दूर भागना चाहता हूँ। ब्रदर, तुम ही मेरी इकलौती उम्मीद हो। ली जिंगहुई ने कहा, ठीक है तियानगो, मुझे तुम पर भरोसा है। कल के प्रोडक्ट लॉन्च में मैं सू वांगक्वेंग की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। अगले दिन लॉन्च इवेंट में सू वांगक्वेंग ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सू ग्रुप एक रेवोल्यूशनरी एआई चिप लॉन्च करने जा रहा है। ली जिंगहुई चिल्लाया, रुको, सू वांगक्वेंग, तुम पर चोरी का इल्जाम है। मैंने सोचा, आ गया, इंसाफ का हथौड़ा आ गया। ली जिंगहुई, बहुत बढ़िया, जल्दी से सारे सबूत उसके मुंह पर दे मारो। ली जिंगहुई ने कहा, सब लोग देखिए, ये ली ग्रुप का कोड है जिसे हमने 3 सालों में डेवलप किया है और इनका कोड बिल्कुल सेम है, एक पंक्चुएशन मार्क तक मैच करता है। सू वांगक्वेंग, तुमने अपने आदमी भेजकर हमारी टेक्नोलॉजी चुराई है। मैंने सोचा, खत्म, सॉलिड प्रूफ। वाइफ, तुम्हारा एम्पायर अब गिरने वाला है। सू वांगक्वेंग मुस्कुराई, ये क्या है? बॉस ली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खुद हमारा एंटी थेफ्ट ट्रैप सिस्टम टेस्ट करने आए। आपके हाथ में जो यूएसबी ड्राइव है उसमें वो वायरस ट्रैप है जो हमने जानबूझकर लीक किया था। जैसे ही आप इसे चलाएंगे, ये रिवर्स हैक करके आपकी कंपनी के सर्वर्स को लॉक कर देगा। तभी ली जिंगहुई का असिस्टेंट दौड़ा आया, बॉस ली, अनर्थ हो गया है, कंपनी के सारे सर्वर्स डाउन हो गए हैं, सारा डेटा लॉक हो गया है और हमारे शेयर्स पूरी तरह से गिर गए हैं। ली जिंगहुई चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है, ये तियानगो ने मुझे दिया था, मैंने इसे तुम्हारे सेफ से चुराया था, ये वायरस कैसे बन गया? सू वांगक्वेंग, तुम मुझसे भी एक कदम आगे निकली। सू वांगक्वेंग ने कहा, इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड तियानगो को जाता है। मैंने चौंक कर सोचा, मैंने क्या किया? सू वांगक्वेंग ने कहा, उसने बुराई अपने सिर लेकर दुश्मन के खेमे में घुसने का नाटक किया ताकि ली जिंगहुई उस वायरस वाली यूएसबी ड्राइव को ले जाए। ली जिंगहुई बोला, वो अंडरकवर एजेंट था, ये तो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की तरह परफेक्ट प्लान था। सू वांगक्वेंग ने कहा, हब्बी, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। भीड़ में से किसी ने कहा, ओ माय गॉड, मिस्टर टियान तो एक बिजनेस जीनियस हैं। मैंने मन में सोचा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, मैं सच में गद्दारी कर रहा था। क्यों? कोई बुरा काम करना इतना मुश्किल क्यों है? सू वांगचिंग ने कहा, हबी, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैंने कहा, इनाम? मुझे इनाम नहीं चाहिए, मेरे पास मत आना।
क्या आफत है। मैं तो बस कंपनी में टाइम पास करने आया था और सोचा था कि टॉयलेट पेपर चुराकर घर ले जाऊंगा। क्या इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी था? अब तो छुप छुप कर कंपनी को बर्बाद करना भी मुश्किल हो गया है। उसने कहा, हबी, सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। आज तुम किस डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहोगे? कोई भी चुन लो। इंस्पेक्शन? नहीं, मैं एचआर डिपार्टमेंट में चेंजेस करूंगा। चूंकि मैं इस बिजनेस जीनियस के टाइटल से छुटकारा नहीं पा सकता, तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। मैं कंपनी के सारे टॉप एम्प्लॉयज को निकाल दूंगा और उनकी जगह गधों की फौज खड़ी करूंगा। मैंने कहा, इस वाइस प्रेसिडेंट वैंग को निकाल दो, उसे अभी यहां से दफा करो। वाइस प्रेसिडेंट वैंग ने कहा, बॉस टियान, किस खुशी में? मैं कंपनी का टॉप सेल्समैन हूं। मैं कंपनी को हर साल 200 मिलियन का प्रॉफिट ला कर देता हूं। उसने मन में सोचा, क्या उसे मेरे कंपनी के पैसे चुराने के बारे में पता चल गया? मैंने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बालों में बहुत ज्यादा हेयर जेल लगाते हो, जिससे कंपनी की हवा खराब होती है। मैंने मन में सोचा, ये रीजन काफी बेतुका है ना। टॉप सेल्समैन को निकाल दिया, कंपनी की सेल्स पक्का धड़ाम से गिरेगी। सू वॉन्चिंग, जल्दी मुझे रोको। लेकिन सू वॉन्चिंग ने कहा, बॉस टियान की बात सुनो। गार्ड्स, वाइस प्रेसिडेंट वैंग को बाहर फेंक दो। वाइस प्रेसिडेंट वैंग चिल्लाया, तुम पछताओगी, टियान गो पागल है। मैंने सोचा, निकाल दिया? बॉस सू, वो टॉप सेल्समैन था। क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुमने रीजन भी नहीं पूछा? मैंने देखा कि एक आदमी मीटिंग में सो रहा है। मैंने सोचा, अरे, यहां मीटिंग में कोई सो भी रहा है। बहुत बढ़िया। इसका चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में कोई जान नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक नंबर का कामचोर है। तुम ही सही हो, मैं तुम्हें टेक्निकल डायरेक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा, ए सोने वाले, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अजहाय है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, आज से तुम नए टेक्निकल डायरेक्टर हो। तुम्हारी सैलरी डबल। तुम्हारा काम है सबको अपने साथ सुलाना। सू वॉन्चिंग ने मन में सोचा, हबी ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे पक्का कोई गहरा मतलब होगा। क्या ये अजहाय कोई छुपा हुआ जीनियस है? तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। बॉस सू, बॉस टियान, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने खुशी से पूछा, क्या हुआ? कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया क्या? शेयर्स गिर गए? उसने कहा, वाइस प्रेसिडेंट वैंग को निकालने के बाद इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तुरंत इंक्वायरी की। पता चला कि वो लंबे समय से कंपनी के पैसे चुरा रहा था और क्लाइंट्स का डेटा ली जिंगहुई को बेच रहा था। अच्छा हुआ बॉस टियान ने उसे निकाल दिया। हमने 300 मिलियन का नुकसान होने से बचा लिया। मैंने सोचा, मुझे तो वो सिर्फ इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेयर जेल लगाता था। इसमें भी तुक्का लग गया। असिस्टेंट ने आगे कहा, और अजहाय, वो सो नहीं रहा था, वो अपने दिमाग में कोडिंग कर रहा था। चार्ज लेते ही पहले दिन उसने वो कोर एल्गोरिदम सॉल्व कर दिया जो पिछले 5 सालों से अटका हुआ था। अब हमारा प्रोडक्ट सबसे आगे है। अजहाय ने कहा, आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरी काबिलियत समझता है। बॉस टियान मेरे असली मेंटोर हैं। मैं कंपनी को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाऊंगा। सू वॉन्चिंग ने कहा, हबी, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता? तुमने एक ही नज़र में गद्दार को पहचान लिया और एक छुपे हुए हीरे को ढूंढ निकाला। तुम तो सच में बिजनेस के भगवान हो। मैंने मन में सोचा, तारीफ मत करो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो यमराज हूं जो सिर्फ अपनी ही जान के पीछे पड़ा है। क्यों क्यों मुझे एक बुरा बॉस बनने में इतनी मुश्किल आ रही है? क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? चूंकि नॉर्मल तरीके से कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है, तो अब मैं ऑफिस में सबको वीआर मोशन गेम्स खिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सारे एम्प्लॉयज देखें कि उनका बॉस एक बेवकूफ है जो हवा में हाथ पैर मारता रहता है। खेलते खेलते सू वॉन्चिंग थक गई। मुझसे और नहीं होगा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, कमर टूटने वाली है। हबी, क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? मैं सच में हिल भी नहीं पा रही। एम्प्लॉयज ने फुसफुसाते हुए कहा, ओ माय गॉड, बॉस टियान तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्या इसी को फेमस डेविल फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं? बॉस सू जैसी नाजुक लड़की को भी इतनी बुरी तरह ट्रेन किया जा रहा है। कितना इंस्पायरिंग है। एक एम्प्लॉय ने पूछा, बॉस सू, बॉस टियान, क्या एम्बुलेंस बुलानी है? मैंने हाफते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ी एनर्जी खत्म हो गई है। वीआर गेम सच में इंसानों के लिए नहीं है। ये तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने से भी ज्यादा थकाने वाला है। असिस्टेंट ने कहा, एनर्जी खत्म हो गई? काम के लिए अपनी बॉडी की सारी एनर्जी लगा दी? बॉस टियान, आप ही सू ग्रुप की असली ताकत हैं। साथियों, बॉस टियान की डेविल ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर मैंने पूरी कंपनी में काम के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग का एक नया मॉडल लागू करने का फैसला किया है। हेल्थ ही हमारी असली दौलत है। हमें बॉस टियान की तरह बनना होगा। चाहे हम थक कर गिर ही क्यों ना जाएं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। स्प्रिंट, आगे बढ़ो, स्प्रिंट। मैंने मन में सोचा, क्या तुम लोग पागल हो? मैं गेम खेलने में टाइम बर्बाद कर रहा था। ये वुल्फ कल्चर कैसे बन गया? क्या इस कंपनी में कोई नॉर्मल इंसान बचा है? ये तो हद ही हो गई। पिछले हफ्ते मैंने गेम खेलने की पहल की थी और सू वॉन्चिंग ने उसे वुल्फ कल्चर समझ लिया। कंपनी के शेयर्स आसमान छूने लगे। इस अजीबोगरीब सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सू ग्रुप ने आज रात ये ग्रैंड एनुअल पार्टी रखी है। सेलिब्रेशन पार्टी नहीं, ये मेरी आज़ादी की पार्टी है।
चूंकि मैं काम के जरिए कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकता, तो अब मैं अपनी रेपुटेशन खराब करूंगा। अगर मैं आज रात सबके सामने कोई तमाशा खड़ा कर दूं, तो सू ग्रुप के शेयर्स रोलर कोस्टर की तरह नीचे गिर जाएंगे। ये इवेंट किसी अमीर फैमिली का स्कैंडल बनाने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। जैसे ही मैं शराब पीकर कोई रोमांटिक स्कैंडल खड़ा करूंगा, मेरी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। हा, वो जियांग रऊ आ गई, जिसका चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ था। लगता है वो बदला लेने आई है। बहुत बढ़िया, मेरी टीममेट आ गई। आओ मेरी प्लान में साथ दो। जियांग रऊ ने नाटक शुरू किया। बॉस टियान, ऐसा मत कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग फुसफुसाने लगे। ओ माय गॉड, बॉस टियान एनुअल पार्टी में बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने पहले ही सुना था कि वो एक प्लेबॉय हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतने गिले हुए हैं। मैंने सोचा, हो गया, रेपुटेशन बर्बाद। जियांग रऊ, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एक्टिंग को पूरे 100 नंबर। सू वांगचिंग, अब तो तुम पक्का डिवोर्स ले लोगी। जियांग रऊ ने कहा, बॉस टियान नशे में हैं, मुझे मत छुओ। मैंने सोचा, डरो मत, मुझे परवाह नहीं है। सू वांगचिंग अपनी इज्जत की बहुत परवाह करती है। वो इस स्कैंडल को दबाने के लिए पक्का मुझे बहुत सारे पैसे देगी। मैंने जोर से कहा, हाँ, ये मैंने किया है, मैं एक जानवर हूँ, मैं एक घटिया इंसान हूँ। सब लोग जल्दी फोटो खींचो, वीबो पर पोस्ट करो और सू वांगचिंग को टैग करो। तभी सू वांगचिंग आ गई। शानदार, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। मिस जियांग, क्या आप भूल गई कि सू ग्रुप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है? मेरे ही इलाके में आकर झूठा नाटक कर रही हो? क्या तुमने हमारे 4K 120 FPS हाई स्पीड कैमरास को इतना हल्के में ले लिया है? लोग चौंक गए। व्हाट? ये तो झूठा फंसा रही थी। इस लड़की का दिमाग कितना शातिर है। शुक्र है सीसीटीवी था, ये सच नहीं था। मैंने मन में सोचा, सू वांगचिंग, तुमने पार्टी हॉल में इतने हाई क्वालिटी कैमरास क्यों लगा रखे हैं? क्या तुम कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हो? मेरा प्लेबॉय बनने का सपना चकनाचूर हो गया। सू वांगचिंग ने आगे कहा, और हाँ मिस जियांग, पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए जो 2 लाख का बैग खरीदा था, तुमने उसे तुरंत सेकेंड हैंड लग्जरी शॉप में 1,80,000 में कैश ले लिया। तुमने मेरे हस्बैंड के पैसे लिए और अब उसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? मिस जियांग, प्लीज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, हमारे साथ थाने चलिए। जियांग रऊ चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, तुमने ही तो मुझे एक्टिंग करने को कहा था। मैंने मन में कहा, चुप हो जा, अगर तूने और चिल्लाया तो मैं भी तेरे साथ जेल चला जाऊंगा। ये औरत बहुत डरावनी है। इसके पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही नहीं, बल्कि बैंक डिटेल्स भी हैं। इसके सामने तो मैं एक खुली किताब की तरह हूं। सू वांगचैन ने प्यार से कहा, हबी, तुम डर गए थे ना? मुझे पता है कि तुम सिर्फ इसलिए सफाई नहीं दे रहे थे ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। तुम कितने भोले हो, खुद पर इल्जाम लगाना पसंद करते हो। मैंने सोचा, मैं सच में खुद पर इल्जाम लगाना चाहता था। तुम्हारी इज्जत की परवाह किसे है? मैं तो डिवोर्स लेना चाहता हूँ। अब देखो, वो ग्रीन टी जेल चली गई और मैं एकदम बेदाग साबित हो गया। क्या इस लाइफ में मेरी किस्मत में एक शरीफ और अच्छा आदमी बनकर रहना ही लिखा है? हे भगवान, मुझे मार डालो। एक बुरा इंसान बनना इतना मुश्किल क्यों है? दूसरी औरत के पास गया तो वो सरप्राइज बन गया। झूठे स्कैंडल में फंसा तो मैं शरीफ साबित हो गया। चूंकि कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो अब मैं सीधा वार करूंगा। आज रात शराब के नशे में मैं वो बात कह दूंगा जो मेरे दिल में छुपी है। रात को सू वांगचैन ने कहा, हबी, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? मैंने नाटक करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे ली जिंगहुई के पास जाना है। तुम दोनों ही सच्चा प्यार हो, मैं तो यहाँ कबाब में हड्डी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसने सोचा, ये फिर से बकवास कर रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये नहीं चाहता कि मैं जाऊँ, फिर भी मुझे जाने के लिए कह रहा है। उसने कहा, हबी, तुम और कब तक नाटक करोगे? मैंने कहा, सू वांगचैन, मुझे इस तरह से मत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूँ? उसने कहा, बिल्कुल तुम अच्छे हो। इस पूरी दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हो। मैंने कहा, गलत, बिल्कुल गलत। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारी पैसों से प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मुझे तुम्हारी दौलत पर ऐश करने को मिले। मैं तो चाहता हूँ कि तुम ली जिंगहुई के साथ भाग जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मुंह पर पैसे मारो और मुझे दफा हो जाने को कहो। मैं बस उस बड़े से घर में अकेले रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे बिना ही मैं खुश रह सकता हूँ, समझी तुम? उसने रोते हुए मन में सोचा, झूठे, तुम कहते हो कि मेरे बिना तुम खुश रहोगे, लेकिन पिछली लाइफ में जब मैंने तुम्हें अपने फर्स्ट लव के लिए छोड़ दिया था, तो तुमने मेरी याद में कभी शादी नहीं की और अकेले ही जिंदगी गुजार दी। 70 साल के उस अकेलेपन को तुम खुशी कहते हो? मैं समझ गई, तुम्हें डर है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। तुम्हें फिर से मेरे छोड़ जाने का डर है, इसलिए तुम जानबूझकर लालची और मतलबी होने का नाटक कर रहे हो। तुम इस तरह मुझे खुद से दूर करना चाहते हो ताकि तुम्हें फिर से चोट ना पहुंचे। टिएंगू, तुम्हारा प्यार कितना सच्चा और निस्वार्थ है। मैंने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना कि मैं एक घटिया इंसान हूं, तुम्हें मुझे गालियां देनी चाहिए। उसने कहा, नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने मन में सोचा, मुझे कैसा दर्द? पिछली लाइफ में मैं बिलियंस लेकर पूरी दुनिया घूम रहा था, मैं तो बहुत मजे में था। पक्का तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगले दिन मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला।
मैंने सोचा क्या कल रात की मेरी बातों से वो मान गई और अब डिवोर्स लेना चाहती है। असिस्टेंट ने कहा, मिस्टर टियान, बॉस सू ने कहा है कि चूंकि आप इतने इनसिक्योर हैं और हमेशा डरते हैं कि वो आपको छोड़ देंगी, इसलिए उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप उन्हें डिवोर्स नहीं देते तो वो इस जन्म में कभी आपसे अलग नहीं होंगी। ये उनका आपके लिए लाइफ टाइम प्रॉमिस है। मैंने मन में कहा, इनसिक्योर? मुझे फ्रीडम की कमी है। इस एग्रीमेंट के बाद तो मैं पूरी तरह से फंस गया। अब तो मैं पैसे लेकर भाग भी नहीं सकता। सू वांगचैन, तुम मेरे एहसान का बदला बुराई से दे रही हो। हालांकि पिछली लाइफ में मैंने दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन वो मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए किया था। मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ? कोई मुझे बचाओ। ये मुफ्त की रोटी को क्या हो गया है? ये सिर्फ दांतों में चिपकती ही नहीं बल्कि मुंह भी जलाती है। उस मनहूस प्रॉपर्टी बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद से मैं कंपनी का ऑफिशियल चेयरमैन बन गया था। अब रोज का काम सिर्फ साइन करना और मीटिंग्स अटेंड करना था। यहाँ तक कि टॉयलेट में टाइम पास करने का भी सेक्रेटरी हिसाब रखती थी। नहीं, मुझे भागना होगा, चाहे मुझे सड़कों पर ही क्यों ना रहना पड़े। इस साइनिंग मशीन बनने से तो अच्छा ही है। तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। हिलना मत। मैंने पलटकर देखा। ब्रदर ली जिंगहुई, तुम हो? मेरे भाई, तुम आखिरकार मुझे बचाने आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जल्दी आओ, मुझे बेहोश करो और मुझे यहाँ से ले चलो। शर्माओ मत, जोर से मारो। बस मुझे वापस ऑफिस मत जाने देना, कहीं भी ले चलो। ली जिंगहुई हैरान था। क्या तुम पागल हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, डर कैसा? ऑफिस जाने से अच्छा है कि मैं किडनैप हो जाऊं। जल्दी करो, थोड़ी देर में गार्ड्स आ जाएंगे, फिर हम भाग नहीं पाएंगे। या फिर मैं खुद गाड़ी में बैठ जाऊं, मैं गाड़ी भी चला सकता हूं। ली जिंगहुई ने कहा, चुप बैठो। मैंने कहा, जिंगहुई, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। चूंकि तुम मुझे किडनैप कर ही रहे हो तो अपना टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उसने कहा, 50 मिलियन। मुझे वो पैसे लेकर देश से बाहर जाना है। मैंने कहा, 50 मिलियन? तुम किसे बेवकूफ़ समझ रहे हो? मेरी वाइफ की नेटवर्थ अब बिलियंस में है और तुम सिर्फ 50 मिलियन मांग रहे हो। ये मेरी बेइज्जती है और सू वांगचिंग की भी बेइज्जती है। 10 बिलियन मांगो, और वो भी कैश, पुराने नोट्स जिनके नंबर मैच न करते हों, और 10 बिलियन को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने को कहो। मैंने मन में सोचा, जैसे ही वो पैसे देगी, सू ग्रुप का कैश फ्लो टूट जाएगा, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और मुझे चेयरमैन नहीं रहना पड़ेगा। ली जिंगहुई डर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो औरत एक राक्षसी है। अगर मैंने उससे 10 बिलियन मांगे तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगी। मैं 50 मिलियन ही मांगूंगा। मैंने कहा, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मैंने खुद को बांध लिया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जल्दी कॉल करो। उसे ये मत सोचने देना कि मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा टॉर्चर होगा। लगता है मुझे ही तुम्हारा फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा। मैंने फ़ोन मिलाया। जल्दी बात करो। याद रखना, आवाज़ भारी होनी चाहिए और एटीट्यूड पूरा होना चाहिए। मेरी बेइज्जती मत करवाना। ली जिंगहुई ने डरते हुए कहा, हेलो सू वांगचिंग, तुम्हारा हस्बैंड मेरे कब्जे में है। सू वांगचिंग भड़क गई। ली जिंगहुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी तक सुधरे नहीं? मैंने जोर से चिल्लाया, वाइफ मुझे बचाओ, ये 10 बिलियन मांग रहा है। एक पैसा भी कम हुआ तो ये मुझे मार देगा। जल्दी पैसे दे दो, बिल्कुल मत सोचना। सू वांगचिंग ने कहा, ठीक है, 10 बिलियन मैं दूंगी। ली जिंगहुई खुशी से पागल हो गया। सच में दे रही है? मैं अमीर हो गया। मैंने सोचा, क्या तुम पागल हो गई हो? वो 10 बिलियन है। मुझ जैसे बेकार इंसान को बचाने के लिए तुम कंपनी बर्बाद कर दोगी? सू वांगचिंग, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? मैंने इतनी गंदी एक्टिंग की है, फिर भी तुम पैसे दे रही हो। उधर सू वांगचिंग ने अपने असिस्टेंट से कहा, हेलीकॉप्टर्स तैयार करो और हाँ, वो चीज़ बाहर निकालो। असिस्टेंट ने कहा, बॉस सू, वो इलीगल है। सू वांगचिंग ने गुस्से से कहा, जिसने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की है, मैं उसे बताऊंगी कि नर्क कैसा होता है। मैंने मन में सोचा, खत्म। मुझे क्यों लग रहा है कि ये कंपनी को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि मैंने किसी सील किए हुए शैतान को आज़ाद कर दिया है। मैंने कहा, ली जिंगहुई, मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे ये पैसे थोड़े खतरे वाले लग रहे हैं। तभी आवाज़ आई, व्हाट द हेल? अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। ये तो AW139 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। सू वांगचिंग, तुम यहाँ रैंसम देने आई हो या हॉलीवुड की एक्शन फिल्म शूट करने? हेलीकॉप्टर से पैसे नीचे गिराए गए। ली जिंगहुई पागल हो गया। पैसे? ये सच में पैसे हैं? उसने चिल्लाकर कहा, सू वांगचिंग, तुम इस नाकारा इंसान के लिए सच में 10 बिलियन लेकर आ गई? आखिर क्यों? मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं तुम्हारा फर्स्ट लव था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो वो भी तुम्हें नहीं पा सकता। ये कहकर उसने मुझ पर चाकू तान दिया। मैंने सोचा, व्हाट द, स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी। तुम पैसे लेकर भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम किडनैपर हो या असैसिन? मैं बचने की कोशिश कर रहा था, तभी सू वांगचिंग बीच में आ गई और चाकू उसे लग गया। अभी वो गिर पड़ी। कोई बात नहीं, पिछली लाइफ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई थी, इस बार भी नहीं दे पाऊंगी। मैंने उसे पकड़ा। पागल, मुझ जैसे घटिया इंसान के लिए जो सिर्फ तुम्हारे पैसे खाना चाहता है, क्या ये करना सही था? मैंने ली जिंगहुई को गुस्से से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैंने उसे 2 जन्मों में एक खरोच तक नहीं आने दी और तुमने उसे छुआ।
मैंने ली जिंगहुई को बुरी तरह पीटा। मैंने रोते हुए कहा, सु वांगचिंग, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे पैसे भी हक नहीं हुए हैं, तुम नहीं मर सकती। उसने मन में सोचा, तो ये डरपोक नहीं है, गुस्से में ये कितना हैंडसम लग रहा है। मैंने कहा, वांगचिंग, तुम बेवकूफ हो, अगर तुम मर गई तो मैं ये मुफ्त की रोटियां किसके पैसों की खाऊंगा। हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है, वो बच तो जाएगी ना? चाहे जितने पैसे लगे लगा दो, मेरे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट का खून बहुत बह गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई हैं। घाव गहरा है, लेकिन किसी जरूरी ऑर्गन पर नहीं लगा है। थोड़े आराम के बाद वो जल्दी ही होश में आ जाएंगी। मैंने राहत की सांस ली। मैं तो डर ही गया था। शुक्र है वो मरी नहीं। मेरा लाइफ टाइम एटीएम, मेरा मतलब है मेरी वाइफ बच गई। उसके सामान में मुझे एक डायरी मिली। रीबर्थ प्लान? ये औरत डायरी में लिखती है, जरा देखो इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसमें लिखा था, पिछली लाइफ में मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा वहीं रही। मैंने देखा कि तियानगु अकेले उस बड़े से घर में बैठा रहा। पूरे 1 दिन और 1 रात तक न उसने कुछ खाया न कुछ पिया। मैंने पढ़कर सोचा, न खाया न पिया, अरे मैं तो गेम खेलने में इतना बिजी था कि खाना भूल गया था। वो फाइनल लेवल क्लियर करने की खुशी थी, जहां इंसान भूख प्यास सब भूल जाता है। तुमने उसे दुख के मारे खाना छोड़ना कैसे समझ लिया? डायरी में आगे लिखा था, उसके बाद के 70 सालों तक उसने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा अकेले उन जगहों पर जाता था जहां हम पहले जाते थे, और नज़ारों को देखकर रोता था, अपनी पत्नी की याद में रोता था। मैंने सोचा, रोता था? वो समंदर की हवा इतनी तेज थी कि आंखों में रेत चली जाती थी। और जहां तक शादी न करने की बात है, वो इसलिए क्योंकि अकेले पैसे उड़ाने में जो मजा था वो किसी और चीज में नहीं था। मैं पागल हूं जो अपने ऊपर हुक्म चलाने के लिए किसी और को लेकर आऊंगा। सु वांगचिंग, क्या तुम्हारी आंखों पर 800 मीटर मोटा फिल्टर लगा हुआ है? आगे लिखा था, मरते दम तक उसने अपने हाथों में मेरी फोटो कसकर पकड़ी हुई थी। उस पल मुझे समझ आया कि उसने पूरी जिंदगी मुझसे प्यार किया और पूरी जिंदगी मेरे लिए अकेले गुजार दी। मैंने सोचा, फोटो? वो मेरी बैंक पासबुक थी बेवकूफ। चूंकि वो पैसे तुमने दिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी एक स्टिकर फोटो उस पर चिपका दी थी। मुझे पैसों से प्यार था, तुमसे नहीं। आगे लिखा था, इस लाइफ में मैं उसे दोबारा तकलीफ सहने नहीं दूंगी। अब वो जो लालची और बेकार होने का नाटक कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनसिक्योर है। मैं उसे पैसे दूंगी, उसे प्यार दूंगी, और चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं उसकी हिफाजत करूंगी। मैंने डायरी बंद की और सोचा, बेवकूफ, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ। पिछली लाइफ में मैंने इतनी शानदार जिंदगी जी और तुमने अपने दिमाग में एक पूरी ट्रेजेडी फिल्म बना ली, और अब इस लाइफ में अपनी जान देकर उसकी भरपाई करना चाहती हो। ठीक है, क्योंकि तुम ये मुफ्त की रोटियां जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस रही हो और इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, तो इस लाइफ में मैं सच में तुम्हारा वो प्यारा और अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। तभी वो होश में आई। हबी, क्या तुम रो रहे हो? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। कौन रो रहा है? मैं तो हॉस्पिटल के बिल के बारे में सोचकर परेशान हूं। तुम्हें पता है एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का कितना खर्च आता है? तुम्हें पता है वीआईपी वार्ड का 1 दिन का बिल कितना होता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। आगे से मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए बहुत हैं। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सु वेंक्वांग, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आगे से क्या तुम इतनी बेवकूफ़ी करना बंद करोगी? उसने मन में सोचा, देखो ये फिर से उल्टा बोल रहा है। मुझे शांति से आराम करने देने के लिए ये कह रहा है कि इसे पैसे नहीं चाहिए। हब्बी, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है मुझे 1 महीने आराम करना होगा। इस 1 महीने के लिए कंपनी पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले ही बता दिया है। उसने कहा, तुम्हें देखना मतलब मुझे देखना? मैंने कहा, नहीं वाइफ, मुझे तो सिर्फ खाना पीना और ऐश करना आता है। अगर मैं कंपनी गया तो कंपनी पक्का डूब जाएगी। डूब जाएगी? रुको, ये तो एक बहुत अच्छा मौका है। अगर इस 1 महीने में मैं पागलों की तरह पैसे उड़ाऊं और कंपनी का पूरा सिस्टम खराब कर दूं, तो क्या वो मुझसे पावर वापस लेकर मुझे घर पर आराम करने के लिए नहीं भेज देगी? मैंने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं कंपनी का पूरा ख्याल रखूंगा। कंपनी पहुंचकर मैंने कहा, सब लोग ध्यान दें, मीटिंग शुरू होने से पहले 3 नए रूल्स। रूल नंबर 1, कोई भी मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। जिसने टाइम पार किया उसकी सैलरी कटेगी। रूल नंबर 2, कोई भी पीपीटी 3 पेज से ज्यादा की नहीं होगी। जो भी लंबे एस से लिखेगा उसे मैं फायर कर दूंगा। रूल नंबर 3, शाम 6 बजे के बाद अगर किसी ने कंपनी में ओवरटाइम करने की हिम्मत की तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे, तियानगो को इज्जत नहीं देता। उसे सीधा कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एम्प्लॉइज आपस में बात करने लगे, ये कौन सा नया तरीका है? ओवरटाइम नहीं करने दे रहे? क्या बॉस तियान हमारी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं? बहुत चालाक। बॉस तियान असल में फालतू के काम और बेकार के प्रेशर को खत्म कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेस कम कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट का सबसे एडवांस्ड आइडिया है। हम ओवरटाइम बिल्कुल नहीं करेंगे। बॉस तियान महान है। मैंने मन में सोचा, महान? मैं तो तुम्हें घर जाकर गेम खेलने को कह रहा हूं। तुम कॉर्पोरेट मजदूरों को क्या पिसने की आदत हो गई है? मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं और तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? असिस्टेंट ने आकर कहा, चेयरमैन, ये डिपार्टमेंट्स का अगले हाफ ईयर का बजट है। R&D डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा 500 मिलियन मांगे हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने टीम बिल्डिंग के लिए 300 मिलियन मांगे हैं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मैंने कहा,
सब अप्रूव कर दो। R&D को 500 नहीं 1 बिलियन दो। उन्हें जो बनाना है बनाने दो। मार्केटिंग वाले टीम बिल्डिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? मालदीव्स? अप्रूव कर दो और सबके लिए फर्स्ट क्लास टिकट्स बुक करो। असिस्टेंट ने घबराकर कहा, बॉस तियान, इससे हमारा कैश फ्लो टूट जाएगा। मैंने कहा, टूटने दो तो बिल्डिंग गिरवी रख देना, बकवास बंद करो और जल्दी जाकर पैसे बांटो। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, इस स्पीड से 1 महीने के अंदर सू ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर मैं शान से हॉस्पिटल वापस जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे फिर से पाल लो। 1 महीने बाद मैं रोने का नाटक करते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। वाइफ, आई एम सॉरी, मैंने कंपनी बर्बाद कर दी, सारे पैसे खर्च कर दिए, सब लोग मालदीव्स में टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी का काम में मन नहीं है। तभी टीवी पर न्यूज आने लगी, सू ग्रुप के शेयर्स इस हफ्ते फिर से नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। नए चेयरमैन तियानगो के हैप्पी वर्क कल्चर की बदौलत एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी 300% बढ़ गई है। R&D में भारी इन्वेस्टमेंट करने के उनके फैसले से दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट्स कंपनी से जुड़ रहे हैं। सू ग्रुप आने वाले 10 सालों में AI मार्केट पर राज करने वाला है। मैंने टीवी देखकर अपना सिर पीट लिया। एफिशिएंसी 300% बढ़ गई? क्या तुम लोग मालदीव्स नहीं गए थे? साइंटिस्ट्स आ गए? मैं तो सिर्फ पैसे बर्बाद करना चाहता था। ये इन्वेस्टमेंट कैसे बन गया? क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ बचा है? सू वॉन्चिंग ने प्यार से कहा, हबी, मुझे पता था कि तुम एक जीनियस हो। तुमने कंपनी को इतने अच्छे से संभाला है। अब मैं आखिरकार टेंशन फ्री हो सकती हूँ। मैंने घबराकर पूछा, टेंशन फ्री किस बात से? उसने शर्माते हुए कहा, बेशक, एक बच्चा पैदा करने के लिए। हमें अपनी पिछली लाइफ के अधूरेपन को इस लाइफ में पूरा करना है। बच्चा? वो तो पैसे निगलने वाला राक्षस होता है, एक शोर मचाने वाला शैतान। मैं कंपनी तो संभाल नहीं पा रहा, बच्चा कैसे संभालूंगा? नहीं चाहिए, मुझे वैसेक्टमी करवानी है अभी के अभी। लेकिन पूरे 3 दिन, लगातार 3 दिनों तक, दिन के तीनों टाइम खाने में सिर्फ ऑयस्टर्स और रात को शेड्यूल के हिसाब से ओवर टाइम। सू वॉन्चिंग, मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। खेतों में काम करने वाले गधे से भी कोई इतनी मेहनत नहीं करवाता। भागो, मुझे भागना ही होगा। अगर मैं इस बिस्तर से बच सका तो चाहे मुझे किसी पुल के नीचे सोना पड़े, वो भी मेरे लिए जन्नत होगा। अलविदा ऐशो आराम की जिंदगी, अलविदा इन एनर्जी बूस्टर दवाइयों। मैं अपनी आज़ादी ढूंढने जा रहा हूं, यही असली जिंदगी है। बाहर सड़क पर मैंने सोचा, मिशलिन स्टार का खाना तो नाजुक लोगों के लिए होता है, असली मर्द तो स्ट्रीट फूड खाते हैं। मैंने एक स्ट्रीट फूड वाले से खाना खाया, लेकिन रुको, मेरा पेट ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ये खाना था या कोई बायोलॉजिकल वेपन? नहीं, मेरा डाइजेशन फेल हो रहा है। क्या हालत हो गई है, मेरा पेट तो जैसे कट रहा है। रात को एक सस्ते होटल में सोया। आह, क्या ये बेडशीट सैंड पेपर से बनी है? ये इतनी चुभ क्यों रही है? मैं नॉन सिल्क कपड़ों से एलर्जिक हो गया हूँ? क्या मैं प्रिंसेस एंड द पी वाली नाजुक राजकुमारी हूँ? ये सख्त बिस्तर मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। मुझे मेरा वो मखमल वाला बड़ा बिस्तर याद आ रहा है। अगले दिन मैं एक पार्क की बेंच पर लेट गया। आजकल पार्क्स में फैसिलिटीज कितनी अच्छी हो गई हैं। ये बेंच बिल्कुल अर्गोनॉमिक डिजाइन वाली है। बहुत प्यास लगी है, काश थोड़ी ईवियन वाटर मिल जाती। तभी एक बिल्ली ईवियन वाटर की बोतल लुढ़काते हुए मेरे पास ले आई। मैंने सोचा, ये बिल्ली तो बड़ी समझदार है, इसे पता है कि मैं सिर्फ इसी ब्रांड का पानी पीता हूं। दूर छुपे हुए बॉडीगार्ड्स ने वॉकी टॉकी पर कहा, टारगेट को भूख लगी है। कुकिंग टीम, 5 मिनट बाद उस शकरकंद बेचने वाले को वहां भेजो। याद रहे, शकरकंद के अंदर ऑस्ट्रेलियन M9 वाग्यू बीफ और ब्लैक ट्रफल भरना है, लेकिन बाहर से छिलका थोड़ा जला देना ताकि लगे कि वो कुछ ही रुपयों का है। उसे पता नहीं चलना चाहिए। एक आदमी ठेला लेकर आया, गर्मा गर्म शकरकंद। मैंने कहा, चाचा एक देना। मैंने एक बाइट खाया और सोचा, इस शकरकंद में बीफ वेलिंगटन का टेस्ट कैसे आ रहा है। मैंने चारों तरफ देखा और कहा, बाहर आ जाओ, अब नाटक मत करो। ओ झाड़ू लगाने वाली आंटी, तुम्हारी उंगली में जो कबूतर के अंडे जितनी बड़ी हीरे की अंगूठी है, वो मेरी आंखों को अंधा कर रही है, और वो ईवियन वाटर वाली बिल्ली भी। तभी सू वॉन्चिंग आ गई। हबी, क्या आवारागर्दी का गेम खेलने में मजा आया? मैं रो पड़ा। वाइफ, मैं गलत था, मुझे आज़ाद भेड़िया नहीं बनना। मुझे तो बस तुम्हारा पालतू कुत्ता बनकर रहना है। जल्दी मुझे घर ले चलो, मुझे अपने मखमल वाले बिस्तर पर सोना है। बच्चा पैदा करना है तो वो भी मंजूर है। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। गुड बॉय, घर चलो, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी की मसाज करूंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि इस दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम खुद भी नहीं। कुछ सालों बाद, बेटे, उन बोरिंग चीज़ों को देखना बंद करो, चलो डैड के साथ रेड डेड रिडेम्पशन खेलते हैं। अगर हमने गेम खत्म कर लिया तो डैड तुम्हें अल्ट्रामैन खरीद कर देंगे। मेरे 5 साल के बेटे श्याओ बाओ ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, डैड, आप बहुत चाइल्डिश हो। नैस्डैक इंडेक्स अभी 0.5 पॉइंट्स गिरा है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे अल्ट्रामैन पसंद नहीं है, मुझे बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक चाहिए।
मैंने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मुझ जैसी आराम परस्त मछली ने ऐसे इन्वेस्टमेंट जीनियस को कैसे पैदा कर दिया। तभी सू वॉन्चिंग रसोई से निकली। हबी, श्याओबाओ, जल्दी आओ और ट्राई करो, मैंने एक नया लव सुफले बनाना सीखा है। हालांकि इसका रंग थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन इसमें मेरा प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। शाओबाओ ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मॉम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये चीज सिर्फ कार्बन हो सकती है। मैंने घबरा कर कहा, वाइफ, प्लेट नीचे रख दो, हम आराम से बात कर सकते हैं, इस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल मत करो। सू वेंचिंग हमारे पीछे भागी। टियन शाओबाओ, भागो मत, मॉम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगी। शाओबाओ चिल्लाया, ये सच में बदबूदार है। मैंने सोचा, अगर पहले का टाइम होता तो मैं इन सबसे तंग आकर कब का भाग गया होता। मन से आवाज आई, अगर तुम्हें ये सब शोर शराबा लग रहा है तो वापस लौट आओ, उन शांत बिलियंस की दुनिया में लौट आओ। वहां कोई परेशानी नहीं है, बस हमेशा के लिए एक शांति है। डैड, क्या सोच रहे हो? जल्दी आकर मुझे मॉम से बचाओ, वो मुझे वो काली चीज खिलाने वाली हैं। मेरा सपना टूटा। मैंने कहा, बस करो तुम दोनों, हमारी रसोई के पूरी तरह से तबाह होने की खुशी में आज रात पूरी फैमिली बाहर खाना खाएगी। हमारा टारगेट है शहर की वो पुरानी गली, हम स्ट्रीट फूड और स्टिंकी टोफू खाएंगे। सू वेंचिंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शाओबाओ ने कहा, स्ट्रीट फूड के हाइजीन स्टैंडर्ड सही नहीं होते और उसमें बहुत ज्यादा तेल और नमक होता है। मैंने कहा, चुप करो, थोड़ी बहुत गंदगी से कोई बीमार नहीं पड़ता, और अपना ये अजीब सा चश्मा उतारो, तुम सिर्फ 5 साल के हो, वॉरेन बफेट बनने का नाटक मत करो। मैंने मुस्कुराते हुए मन में सोचा, पहले मैं सिर्फ आराम करना चाहता था क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब मैं सिर्फ आराम नहीं करना चाहता क्योंकि अब मैं इन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर इस सफर में और दूर तक ले जाना चाहता हूं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।